जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं BHU BSc AG 2017 का जो सबसे पहले पेपर हुआ था उसका फिजिक्स वाला पोर्शन हम देखने चल रहे हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर जो है कोई अभी तक सॉल्व नहीं किया है। जिसने सॉल्व भी किया है तो कुछ चीज़ें जो है उसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने डिसीजन लिया कि आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी लोग जो है गलत भी पढ़ रहे हैं काफ़ी, और इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन के आंसर ही जो है गलत है। ये भी आपको ध्यान देने की बात है। तो क्या उसका एग्जैक्ट आंसर है आज हम आप लोगों को जो है बताएंगे। तो बच्चों ध्यान रखें कि BHU BSc AG 2017 का ये पहले वाला पेपर है, ओल्ड पेपर है, क्योंकि 2017 में जो है 2 बार पेपर हुआ था। एक बार कैंसिल हो गया था पेपर, फिर री एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो पहले वाला पेपर है उस पेपर का फिजिक्स वाले सेक्शन की हम लोग बात करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो है हम सेट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग जो है गूगल से, नेट से सेट नंबर 1 डाउनलोड कर लो और फिर इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे जो है क्वेश्चन भी प्रोजेक्ट होगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको मिलता जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि अभी तक कोई फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व ही नहीं किया पूरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जो है देख लीजिएगा कि जिस दिन हम वीडियो पब्लिश करेंगे, ठीक है, इसके बाद बहुत लोगों के आने लगेंगे, क्योंकि नकल तो दुनिया करती है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा जो है दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िएगा आप लोग। इफ कैपिटल G, स्मॉल c एंड स्मॉल h आर फंडामेंटल कांस्टेंट, देन यूनिट ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यदि कैपिटल G, C और H मूल नियतांक हो तो समय की इकाई को प्रदर्शित किया जाएगा या निरूपित किया जाएगा। अब देखो इस सवाल को कैसे कर पाओगे। पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कैपिटल G है क्या, C क्या है, H क्या है। अगर ये फंडामेंटल कांस्टेंट है तो इनकी यूनिट होती क्या है। आइए जो है हम लोग देखते हैं। जो है कैपिटल G जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसका विमीय सूत्र नोट करो, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए आप लोग। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L3 T-2। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो है दूसरा देखिए स्पीड ऑफ लाइट है c। तो c का आप देखिए प्रकाश की चाल और स्पीड की जो डायमेंशन होती है LT-1 होती है। और तीसरा आप देखिए h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन होती है mL2 T-1। तो पहले तो ये आपको तीनों के डायमेंशन आने चाहिए। G मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, C मतलब प्रकाश की चाल, H का मतलब होता प्लांक नियतांक। इनके डायमेंशन पहले नोट करिए आप लोग कॉपी में, ये तीनों नोट कर लो, फिर अगला स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की ओर चल रहे हैं। अब पूछा क्या गया है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, नीचे लाइन में लिखा हुआ हिंदी मीडियम में। तो समय की इकाई को निरूपित किया जाता है। तो समय की इकाई को निरूपित किया जाता है मतलब ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है √HC/G, दूसरा ऑप्शन है √HC/HG/C⁵, तीसरा ऑप्शन है HC/G, चौथा ऑप्शन है H×G×C²। इनमें से पूछा गया है कि किस एक्सप्रेशन की डायमेंशन टाइम को बताएगा। तो 1 बाय 1 एक एक देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो HC/G पहले ऑप्शन में भी है और HC/G जो है आपका जो है तीसरे ऑप्शन में भी है। तो पहला और तीसरा दोनों में HC/G है। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं हम लोग। चलिए जो है चेक करते हैं पहले ऑप्शन को, HC/G। ठीक है, अब इसका अंडर रूट लगा हुआ है, ये देखिए स्क्वायर रूट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। H का क्या होता है mL2 T-1 और स्पीड ऑफ लाइट का LT-1। ठीक है, LT-1/G का क्या होता बच्चों m-1 L3 T-2। यहां से आप क्लियर देख रहे हो कि भाई ये m-1 ऊपर जाएगा तो m की पावर +2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लाओगे तो m तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ना तो पहला ऑप्शन सही है और ना ही तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अब क्या करोगे। अब जो है हम लोग जो है दूसरा ऑप्शन देखते हैं और चौथा ऑप्शन। तो सबसे पहले चौथा देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। चौथे ऑप्शन को देखिएगा आप लोग। जो फोर्थ ऑप्शन है
वो क्या है, एच इंटू जी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये क्यों ले लिया, एच इंटू जी वाला क्यों हमने लिया, क्योंकि एच के डायमेंशन में यहाँ पर एच का होता है एम एल टू टी माइनस वन और जी का होता है एम माइनस वन। ठीक है, एल थ्री टी माइनस टू, प्रकाश की चाल बच्चों होता है एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर करोगे एल टू टी माइनस टू। जरा देखना ये m की पावर 1 और m की पावर माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर देख रहे हैं l की पावर 2 है और यहाँ पर l की पावर 3, इसका मतलब l की पावर 5, ये तो गायब होगा ही नहीं। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं सही है। अब ऑप्शन 2 की ओर चलते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बच्चों क्या है, सेकंड ऑप्शन देखिएगा अंडर रूट, देखिए एच जी अपान सी टू द पावर 5, एच मतलब एम एल टू टी माइनस वन इंटू जी का एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ठीक है, अपान सी टू द पावर 5, सी टू द पावर 5 का मतलब एल टी माइनस वन टू द पावर 5, इसका मतलब एल टू द पावर 5 टी टू द पावर माइनस 5। देखिए एल टू द पावर 3, देखिएगा ध्यान से, एल टू द पावर 3 ये, और एल टू द पावर 2, एल टू द पावर 5 और एल टू द पावर 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं एम की पावर 1, एम की पावर माइनस 1 कैंसिल हुआ, टी टू द पावर माइनस 2, टी टू द पावर माइनस 1 कैंसिल हुआ, 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ बचा 10 टू द पावर सॉरी टी टू द पावर माइनस, यहाँ बचेगा आपका टी टू द पावर, देखिएगा यहाँ पर टी टू द पावर, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2। ठीक है, टी टू द पावर माइनस 2, तो देखिए आगे बढ़ाते हैं, 1 अपान अंडर रूट में टी टू द पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा बच्चों ये अंडर रूट टी टू द पावर 2 हो जाएगा, और टी टू द पावर 2 का स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होगा, ध्यान रखिएगा ये टी आएगा। बताओ टाइम आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन में जो आपका दूसरा ऑप्शन है, अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो इस पूरे व्यंजक की जो डायमेंशन होगी वही होगी जो टाइम की होती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही होगा। इस तरीके से बच्चों ये जो फिजिक्स का सेक्शन है इसमें 126 नंबर सवाल से शुरू हो रहा है, तो 126 का ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पहले। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें। सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपके, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u बराबर पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप मीटर पर सेकेंड इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई इट, देन एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दिया गया बच्चों, प्रारंभिक वेग u दिया गया है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रक्षेप का अधिकतम परास, देखिए मैक्सिमम रेंज r जो है ऊंचाई का डबल है, r इज इक्वल टू 2h, r इज इक्वल टू क्या दिया गया 2h दिया गया कि रेंज ऊंचाई का डबल है। चलिए देखते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वेयर, ठीक है, साइन 2 थीटा, याद रखिएगा 5g इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये जो h है इसका फार्मूला u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपान 2g, देख पा रहे होंगे। यहाँ से जो है क्या करेंगे, g से g कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, और u स्क्वेयर कैंसिल। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ दिख रहा साइन 2 थीटा, यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो साथ साथ में आप लोग।
ठीक है, साथ साथ में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2 cos थीटा बराबर साइन थीटा, 2 cos थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिएगा 2 cos थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या करो, एक काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर u से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी u से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। और ये जो u cos थीटा होता ना, इसे बच्चों कहते हैं ux। क्या कहते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ 2ux हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। और u sin थीटा को क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो uy बराबर 2ux। अब सवाल में देखो जो i कैप के साथ है, ठीक है, uy बराबर 2ux, पहले ये लिख लेते हैं, uy बराबर 2ux। अब जो मेन आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये यू एक्स होता है जो आई कैप के साथ होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, और जो जे कैप के साथ होता है ये यू आई होता है। तो यू आई की जगह यहाँ पर बच्चों यू आई की जगह रखो क्यू बराबर 2 रहेगा, और यू एक्स की जगह क्या लिखोगे, पी। तो क्या हुआ, Q बराबर 2P। ठीक है, Q बराबर 2P। अब ऑप्शन को पढ़िए, आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है P बराबर 2Q, दूसरा ऑप्शन है Q बराबर 4P, तीसरा ऑप्शन है Q बराबर 2P, चौथा ऑप्शन है Q बराबर P। इस तरीके से इस क्वेश्चन का 127 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा, Q बराबर 2P, Q बराबर 2P। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत अच्छे सब सवाल दिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब का मतलब उनके आंसर सही नहीं है। जो भी जब भी ये अब पहली बार में एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल भी हो गया था, इसलिए इसके करेक्शन की कोई बात भी नहीं किया था, क्योंकि इसका कोई मतलब उस समय नहीं था। ठीक है, इसलिए जो भी जैसा पेपर है वैसे ही आपको सॉल्व कराया जा रहा, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल सही सल्यूशन देंगे, 100% सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें अनिश्चितता नहीं होगी आंसर में, जो भी आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखिएगा। चित्रानुसार, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में पढ़ लें, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। चित्रानुसार 3 द्रव्यमान घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर बांधे हुए हैं और 60 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और इसमें क्या कह रहा है, यदि धागों में तनाव T1 और T2 हैं, 2 डोरियाँ हैं, एक डोरी में टेंशन T1 है, दूसरे में T2 है। बच्चों बताना क्या है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, और यहाँ पर ऑप्शन में रेशियो दिया गया है, इसका मतलब T1 और T2 का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो आइए जो है क्वेश्चन जो दिया गया है उसका डायग्राम एक बार बनाते हैं। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर जो ये ब्लॉक है एक 3 kg का है, बहुत आसान सवाल है। दूसरा बच्चों 12 kg का है, 12 किलोग्राम का है, और एक जो है 15 kg का है। ठीक है, एक डोरी ये है, इसमें टेंशन T1 है, एक दूसरी डोरी है, इसमें टेंशन T2 है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा, ये हॉरिजेंटल से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा। ठीक है, तो पहले तो इसके कंपोनेंट कर लो, ये 30 डिग्री है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा, ये वाला जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 60 cos 30, और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी रख दो, √3/2। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से कट कर दो तो कितना हो जाएगा, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला फोर्स होगा, ठीक है, 30√3। वर्टिकल वाला से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो ही नहीं रही, तो वर्टिकल डायरेक्शन के बल से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार इस डायग्राम को हम फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 kg, ठीक है, यहाँ पर 12 kg, 12 kg, आगे जो है 15 kg, और ये अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 30√3 हमने निकाला है, 30√3। अब हमको T1 बताना है और T2 बताना है। अगर T1 और T2 मालूम चल जाए तो बताओ, T1/T2 पता कर सकते हो ना।
अगर T1 अपान T2 T1 और T2 मालूम चल जाए तो T1 अपान T2 पता कर सकते हो। तो पहले तो बेटा T1 निकालना, तो यहाँ से एक लाइन खींचा करो, जिस डोरी में टेंशन बताना हो वहाँ से एक लाइन खींचो। उस लाइन के उस साइड ना देखो जिधर ये फोर्स लगा है, ये जो फोर्स देख रहे हो ना, ये जिधर फोर्स लगा है उधर नहीं देखना है, ठीक है, उसके दूसरी तरफ देखना, इस लाइन के उधर नहीं देखना। तो इधर देखोगे तो केवल 3 किलोग्राम का मास है, तो क्या होगा T1 बराबर 3 किलोग्राम इंटू फोर्स 30√3 पूरे का पान, टोटल मास करेंगे तो कितना होगा 12 3 15 15 30 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर नीचे 30 हो जाएगा और 30 से 30 ये कैंसिल होगा, तो T1 बराबर 3√3 नोट करिए आप लोग। T1 जो आ गया, T1 बराबर आ गया कितना आया, T1 बराबर आ गया आपका 3√3 आ गया, 3√3 न्यूटन आ गया। इसी प्रकार से जब आप T2 निकालोगे तो T2 से लाइन खींचना, यहाँ पर डायग्राम देखो, बार बार बनाना पड़ रहा हमें। यहाँ पर ये 15 kg है, यहाँ से एक लाइन खींचो, ये जो 15 kg वाला देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचोगे, यहाँ T2 निकालना, उधर ना देखो जिधर फोर्स लगा, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। इधर कौन कौन सा मास है, 3 किलोग्राम और ये 12 किलोग्राम, तो 12 और 3 कितना हुआ 15। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 15 इंटू बल कितना दिया गया 30√3, पूरा टोटल मास कितना है 30। बच्चों 30 से 30 क्या हुआ कैंसिल, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 15√3। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में T1 अपान T2 फाइंड आउट करना है, रिलेशन बताना है। T1 क्या निकला था 3√3, T2 कितना आया था 15√3, ठीक है। यहाँ से बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3/15 आएगा, 3 1 के 3, 3 5 15, कितना आएगा 1/5। तो बच्चों ये जो ऑप्शन दूसरा है ना, 1:15 है ना, ये 1:5 आपको करना है। नहीं, ये जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हो यही दूसरे ऑप्शन में करेक्शन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वास्तव में 1:5 होना चाहिए, ठीक है। ये 1:15 नहीं है, इसको 1:5 आप बना लीजिए। इस तरीके से बच्चों इसका ऑप्शन सेकंड टिक करना, लेकिन क्या करना है आपको, ये करेक्शन करना है। यहाँ पर 1:15 नहीं है, ये 1:5 है। 100% सोल्यूशन हमारा सही है, ठीक है। अगर कोई आपको YouTube चैनल पर गुमराह कर रहा हो और जो है आपको ये टिक करा रहा हो कोई दूसरा ऑप्शन, ठीक है, तो उसको आप मानिएगा नहीं, यही सोल्यूशन आपका होगा 1:5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेव मोशन से आया हुआ है, आप लोग जो है पढ़िएगा, इंग्लिश में भी है और हिंदी मीडियम में भी सवाल है, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम एक ही मीडियम में जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो है दोनों पेज में है ना, तो एक ही मीडियम का सवाल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सामने देखिएगा। हिंदी मीडियम में हम दे रहे हैं, उसको इंग्लिश में हम बता देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन देखो, y = 0.25 साइन 10 πx - 2 πt, ठीक है। यहाँ पर एक तरंग का इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन ऑफ ए वेव, किसी तरंग का समीकरण दिया गया है, x और y मीटर में है, t सेकंड में है, तो तरंग गतिमान है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसको देखो ऐसे लिख लें हम, y बराबर जो दिया गया है 0.25 साइन, ठीक है, 10 πx - 2 πt ये दिया गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहली बात तो ओमेगा टी, ये ओमेगा होता है और ये टी होता है, इसको प्लस रखना है, तो माइनस बाहर लाओगे, साइन आप माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो y = क्या इक्वेशन मिलेगा माइनस, ठीक है, 0.25 साइन 2 πt माइनस 10 πx, 2 πt माइनस 10 πx। अब देखो बच्चों यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो अगर ऐसा इक्वेशन होता है y = a साइन a प्लस हो चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं, अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली तरंग का समीकरण है। इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा आप लोग, जो निगेटिव डायरेक्शन वाला ऑप्शन है वो सब गलत है,
मतलब ना तो पहला ऑप्शन सही है ना तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ना सोचना ए के पहले 0.25 के पहले माइनस है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स से जो है निर्धारित करते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ना तो पहला ऑप्शन सही है ना तो दूसरा ऑप्शन सही है, या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। तो देखिए कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बच्चों जो टी के पहले है जो 2 पाई है उसे ओमेगा कहेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन बराबर 2 पाई। तो यहाँ से बच्चों 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो एन बराबर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ हो गई है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग वेवलेंथ निकालने का प्रयास करेंगे। तो के इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 10 पाई है। तो यहाँ से के इज इक्वल टू होता क्या है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 10 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/10 हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने सॉल्व किया तो ऑप्शन जो चौथा है उसमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ भी लिखा हुआ है, वेवलेंथ 0.2 मीटर भी लिखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 129 जो यहाँ पर देख रहे हैं आप 129 का ऑप्शन चौथा सही होगा, फोर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िएगा। यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर टायर्स एंड रोडवे इज 0.2, मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई 0.2। द मैक्सिमम स्पीड विद विच कार कैन ड्राइव राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 18 मीटर विदाउट स्किडिंग टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रबर के टायर तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक दिया गया 0.2 है और एक कार है 18 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ पर बिना फिसले जो है जा रही है। पूछा जा रहा है कितनी अधिकतम चाल से वो मुड़ रही होगी। तो यहाँ पर गिवन दैट दिया गया है गिवन दैट नोट करिए, म्यू इज इक्वल टू 0.2, रेडियस आर इज इक्वल टू 18 मीटर। बच्चों हमको v बताना है तो मैक्सिमम स्पीड v का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 0.2 इंटू आर 18, जी का मान 10। यहाँ से बच्चों पॉइंट से कट जाएगा ये 10 से 10, तो कितना आएगा 18 दूना 36। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड बच्चों जो आई है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड आई है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो अगर मीटर पर सेकेंड में दिया गया हो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18.5 से जो है क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर 6/5 का मतलब 1.2 होता है। तो 1.2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर 18 दूना 36 के 6, 3 18 के 18, 18 3 21, कितना हो जाएगा 21.6। अब ये आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। इस तरीके से बच्चों ऑप्शन को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 21.6 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से बच्चों जो 130 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, सामने क्वेश्चन दिख रहा, पहले पढ़ लीजिए आप लोग इत्मीनान से। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गामा। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V2 टू V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P इज। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है नियत दाब तथा नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है। इसका मतलब CP/CV दिया गया है। जब आयतन परिवर्तन V से 2V हो जाता है यानी V1 बराबर V और V2 बराबर 2V, V1 से V2 हो जाता है, V से 2V हो जाता है,
तो 1 मोल गैस म्यू इज इक्वल टू 1 मोल गैस के आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा मतलब डेल्टा यू में नियत दाब कांस्टेंट प्रेशर पर क्या चेंज होगा, इसका मतलब डेल्टा यू हमको पता करना है। तो बच्चों देखो इसको क्या 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 दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, ठीक है। और क्या दिया गया है, प्रारंभिक वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू 2V, ठीक है। और मोल्स दिए गए हैं 1, प्रेशर दिया गया कांस्टेंट। तो क्या करोगे, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपको क्या करना होता है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बायल्स लॉ लगता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ लगाना होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता ना अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से जो है V1 अपान V2 बराबर T1 अपान T2, ठीक है। मान लो T1 बराबर T तो T2 कैलकुलेट करो। V1 तो V दिया गया है, V2 2V दिया गया है, T1 T मान लिया हमने, T2 कैलकुलेट करो तो V से V कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 2T। T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 का मान बाद का टेम्परेचर 2T हो जाएगा। पहले का टेम्परेचर T1 T है और बाद का टेम्परेचर 2T हो गया। इस तरीके से बच्चों जो डेल्टा T होगा, डेल्टा T ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो क्या करोगे 2T माइनस T बराबर कितना होगा T। तो डेल्टा T कितना होगा, T के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो है PV बराबर nRT होता है, ये जानते हो आप लोग, PV आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT या म्यू RT होता है। तो क्या करोगे, म्यू 1 मोल रखोगे तो यहाँ से P इंटू V बराबर क्या हो जाएगा R इंटू T, ये भी याद रखिएगा। PV बराबर RT होता है। और आल्सो बी नो दैट गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2/f, एफ को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों 2/f जब कैलकुलेट करेंगे तो गामा -1 आ जाएगा, गामा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे f/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा 1/γ-1। इतने स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बी नो दैट, हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है f/2 RT होता है अगर 1 मोल गैस की बात करते हैं। अगर म्यू मोल गैस की बात होती है तो ये क्या होता है f/2 म्यू RT होता है। यहाँ पर आप जो है म्यू की जगह 1 मोल रख दो और R इंटू टी का मान पहले भी लिखा था P इंटू V, और f/2 का मान हमने निकाल लिया। f/2 का मान कितना निकाला है 1/γ-1, म्यू का मान कितना है 1, RT की जगह क्या लिखेंगे PV। तो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा P इंटू V अपान हो जाएगा γ-1, P इंटू V अपान γ-1। तो ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। देखिए पहला ऑप्शन है P अपान γ-1, दूसरा ऑप्शन है P इंटू V, तीसरा ऑप्शन है P इंटू V अपान γ-1 और चौथा ऑप्शन है गामा इंटू PV अपान γ-1। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का 131 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा होगा PV अपान γ-1, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू कॉपर स्पेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और R1 R2 में रिलेशन दिया गया है। R1 बराबर 1.5 R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो ऑफ, दो तांबे के गोलों जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, R1 बराबर 1.5 R2 दिया गया है, का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त ऊष्मा का अनुपात क्या होगा हीट का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 गोले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। एक गोले की रेडियस R1 है, दूसरे गोले की रेडियस R2 है, और गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 1.5 R2, ये नोट कर लो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हीट का रेशियो बताना है, तो Q बराबर होता है M इंटू S इंटू डेल्टा T, ठीक है। दोनों तांबे के हैं तो स्पेसिफिक हीट दोनों के लिए सेम होगा, और जो है दोनों का ताप 1 केल्विन बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा T का मान 1, और यहाँ पर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो S सेम होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मास, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों Q1 हीट का रेशियो बताना है, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपान M2, ठीक है। और मास बराबर होता बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू V1 हो जाएगा, डेंसिटी रो इंटू V2 हो जाएगा। रो दोनों के लिए सेम क्यों है, रो दोनों के लिए सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ठीक है। रो दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, तांबे के हैं, तो रो से रो कैंसिल। रो का मतलब डेंसिटी, ये वॉल्यूम पहले का, ये दूसरे का वॉल्यूम V1/V2। तो इन दिस वे यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, Q1/Q2 इज इक्वल टू V1/V2। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए आप लोग। और ये वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई R1³ अपान 4/3 पाई R2³, ठीक है। 4/3 गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई R³। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। Q1/Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2 का होल क्यूब। Q1/Q2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, R1 की जगह 1.5 R2 हो जाएगा अपान R2 का होल क्यूब हो जाएगा। R2 से R2 कैंसिल, 1.5 लिखा हुआ है होल क्यूब, ये क्या होगा Q1/Q2 बराबर 1.5 का होल क्यूब। इसको पॉइंट हटाओ नीचे, 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे 2 की घात 3 मतलब 8, 27:8, 27/8। तो ऑप्शन को देखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला ऑप्शन है 27/8, दूसरा ऑप्शन है 9/4, तीसरा ऑप्शन है 3/2, चौथा ऑप्शन 1। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन होगा वही सही होगा। पहला ऑप्शन होगा 27/8, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ी सी भाषा में जो है गलती है, बाकी आंसर इसका सही दिया गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम वाले देखिएगा, अ हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इज क्लोज्ड एट वन एंड। इसका मतलब एक क्लोज्ड आर्गन पाइप है। एट इट्स ओपन एंड, ठीक है, एट ओपन एंड अ 0.5 लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक एंड इट रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ पाइप लिखना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं बल्कि यहाँ पर पाइप लिखना है। इफ़ द टेंशन इन द वायर इज 50 न्यूटन एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ स्ट्रिंग इज। हिंदी मीडियम में देखिए, एक 0.8 मीटर खोखला पाइप एक सिरे से बंद है, ठीक है, खुले सिरे से 0.5 मीटर लंबी एक समान रस्सी द्वितीय हार्मोनिक से दोलित है और यह अनुनादित है। रस्सी के जो मूल आवृत्ति है यहाँ पर लिखना है कि जो है पाइप के मूल आवृत्ति से, ठीक है। यदि तार में तनाव 50 न्यूटन तथा ध्वनि की गति 320 मीटर पर सेकेंड हो तो रस्सी का द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, नोट करते चलिए आप लोग। पाइप की लंबाई दी गई है, लेंथ ऑफ पाइप इज, पाइप की लंबाई बराबर दिया गया 0.8 मीटर, ठीक है। रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, रस्सी की लंबाई दी गई है यहाँ पर 0.5 मीटर। पहले दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो रेजोनेंस है, यहाँ पर जो अनुनाद हो रहा है, इसमें लिखा है कि खुले सिरे से 0.5 मीटर लंबी एक समान रस्सी द्वितीय हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक। अब द्वितीय हार्मोनिक क्या होता है, 2V/2L। जो रस्सी के लिए होता है वो क्या होता है, जो रस्सी होता है, स्ट्रिंग होता है, उसमें सम और विषम दोनों प्रकार के हार्मोनिक उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो जो सेकंड हार्मोनिक है, रस्सी द्वितीय हार्मोनिक से दोलित है, तो सेकंड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग कितना होता है, 2V/ कितना होगा 2L। 2V सेकंड हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है V/2L। अब उसका डबल कर देंगे। अब यहाँ पर जो पाइप की बात किया जा रहा है ना, उसका एक सिरा क्लोज है, ध्यान रखिएगा, एक सिरा क्लोज है तो क्लोज्ड आर्गन पाइप है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसकी क्या होती है, V/4L होती है। तो इसको लिख देंगे V, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे V/4L। और ये जो V होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ए अलग V होगा, ये स्पीड ऑफ साउंड होगा, ध्वनि की चाल होगी, तो यहाँ VS लिख देते हैं अपान 4L, कैपिटल L लिखते हैं। और ये जो V होता है, ये क्या होता है, जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है, ये V अलग है, ये वाला V अलग है और ये वाला V अलग है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, V/L
V अपान L इज इक्वल टू वी एस, ध्वनि की चाल अपान कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा। अब रखिए वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। यहाँ पर L का मान दिया गया है, रस्सी की लंबाई दी गई 0.5, तो 1/0.5 1/0.5 और V बराबर होता है √T/m। V बराबर क्या होता है, डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, स्पीड ऑफ जो है ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग क्या होता है √T/m, और T का मान कितना दिया गया 50 अपान m जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, बराबर ये जो Vs है ध्वनि की चाल दी गई 320 अपान में 4L 4 × L, यहाँ पर पाइप की लंबाई 0.8 दिया गया बच्चों। तो अब क्या करोगे, ये देखो यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 × 8 32 से जब काटोगे तो ये कितना होगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 10 50 हो जाएगा, तो 50 यहाँ पर आएगा 50 अपान √50 अपान m, 50 अपान m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिएगा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 50 अपान m बराबर कितना होगा 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है, ये 2500 आ जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए आप लोग, मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान आएगा मास पर यूनिट लेंथ आएगा कितना, यहाँ से क्या किया था हमने, स्क्वायरिंग किया था 50 अपान कितना होगा 2500, 50 अपान 2500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 5 से 5 × 5 = 25, 50 आया 1/50, ठीक है, 1/50 किलोग्राम आ गया। नोट करते चलिएगा, मास पर यूनिट लेंथ आया है 1/50 किलोग्राम पर मीटर। ध्यान रखिएगा ये यूनिट लंबाई का जो है मास आ गया है 1/50 किलोग्राम, ठीक है। अब ऑप्शन में ग्राम में दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो अगर इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000/50 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 ग्राम पर मीटर आएगा, 20 ग्राम पर मीटर आ जाएगा, 20 ग्राम पर मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर पूरा मास बताना है, जब 20 ग्राम पर मीटर आ गया है तो रस्सी की लंबाई है कितनी, यहाँ पर 20, ठीक है, ये 1 ग्राम का आ गया 20 ग्राम पर मीटर, ये नोट करते रहिएगा एक एक स्टेप। m बराबर 20 ग्राम पर मीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का मास होता है, और चूंकि लंबाई टोटल कितनी दी गई 0.5, तो टोटल मास कितना होगा, इसलिए कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान 20 ग्राम है, तो 0.5 मीटर लंबाई का कितना होगा 0.5 × 20। तो बच्चों यहाँ से 5 से ये 10 से कट जाएगा, 5 दूना 10 ग्राम आ जाएगा, तो कितना आएगा 10 ग्राम। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा, 133 का दूसरा ऑप्शन सही होगा 10 ग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत टिपिकल भी था, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, यहाँ पर लिखा है यदि h कोशिका ऊंचाई, नहीं यहाँ पर जो है आपको लिखना है केशिका ऊंचाई, केशिका ऊंचाई तथा r केशिका नली की त्रिज्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि अगर मान लो ये कोई द्रव है, जब किसी द्रव में कोई भी कम डायामीटर की जो है ट्यूब डुबोई जाती है तो इसमें द्रव या तो ऊपर चढ़ जाता है या तो नीचे उतर जाता है। तो जो लिक्विड यहाँ पर चढ़ता है उसकी जो हाइट का फॉर्मूला होता है h बराबर होता है 2t cos थीटा अपान होता है r ρg होता है। यहाँ से बच्चों h जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इसे जूरिन का नियम कहते हैं, दिस इज नोन एज जूरिन्स लॉ। तो जब h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपान r हो जाएगा। तो बच्चों h इंटू आर बराबर क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, h इंटू आर बराबर कॉन्स्टेंट। ऑप्शन को देखिएगा,
पहला ऑप्शन दिया गया है एच इंटू आर बराबर कॉन्स्टेंट, दूसरा है एच अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीसरा है एच इंटू आर स्क्वायर बराबर कॉन्स्टेंट और चौथा है एच अपान आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, 1, 3, 4 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, एच इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, अगला सवाल पढ़िएगा। एक टंकी में पानी का तल 5 मीटर ऊंचा है। एक टंकी में, एक टंकी है, डायग्राम बनाते चलो। ठीक है, एक टंकी में, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एक टंकी में पानी का तल 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक छिद्र 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब छिद्र का जो एरिया है वो दिया गया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का टंकी के सतह पर बनाया गया है, बॉटम में बनाया गया है टंक के। ठीक है, छिद्र से पानी निकलने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना बच्चों, तो देखिए जो भी दिया गया हो बात अलग की है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया तो सवाल में दिया गया है, तो वेलोसिटी निकालना होगा। तो आप लोगों ने जो है टोरिसेली थ्योरम पढ़ा होगा, बहिस्राव वेग पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में ऊपरी सरफेस से अगर h डेप्थ में कोई ऑरिफिस कर दिया जाए, कोई छिद्र कर दिया जाए, तो यहाँ से जो भी लिक्विड निकलता है उसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल टू √2gh होती है। बच्चों अगर ये छिद्र यहाँ पर होगा, बॉटम में होगा, तो ये जो पूरी हाइट h होगी, स्मॉल h की जगह कैपिटल H रखना होगा यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर छिद्र किया जाएगा तो v इक्वल टू √2gh। तो छिद्र से निकले हुए द्रव का जो वेलोसिटी होगी √2gh होगा। तो √2gh कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 2, g का मान 10 और h का मान यहाँ पर 5 रख देंगे। तो 5 दूना 10, 10 इंटू 10 100। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी। अब हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना है। तो Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया सवाल में दिया ही गया है, क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलो, 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू, अभी निकाला हमने 10, वेलोसिटी कितना निकाला? 10, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर -2। अब बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन को देखिएगा, पहला ऑप्शन है 10 की पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दूसरा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 10 की पावर 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 135 जो यहाँ पर है, ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 की पावर -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस। ठीक है, आइडेंटिकल डायमेंशन का मतलब उनकी लंबाई भी सेम है, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। दो एक जैसे एक विमीय धातु के तार हैं, आपस में जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 धातु की चालकता हो, कंडक्टिविटी हो, तो इस संयोजन का चालकता क्या होगा? ठीक है, देखिएगा, अगर दो जो है मेटेलिक वायर्स हैं और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, और दोनों की लंबाई सेम है क्योंकि सेम डायमेंशन, दोनों की एरिया भी सेम है, यहाँ एरिया भी सेम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। बच्चों R बराबर होता है रो, ठीक है, रो L अपान ये होता है रो 1, L की जगह L ही रखेंगे, A1 की जगह A रखेंगे क्योंकि एरिया सेम है। R2 होगा रो 2 L अपान A। ठीक है, और इसकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? R बराबर होता है रो L की जगह कितना? 2L, क्योंकि L प्लस L कितना? 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कट जाएगा ना, यहाँ से L से L बच्चों कट जाएगा। 2 रो बराबर रो 1 प्लस रो 2, 2 रो बराबर हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2।
कभी कभी बच्चों रो ही पूछ लेता है, रो 1 प्लस रो 2 हो जाता है, ठीक है, ये ICR में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर जो है 2 रो बराबर रो 1 प्लस रो 2 ये आया है, और रो बराबर होता है 1/सिग्मा। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, तो 2 इंटू 1/सिग्मा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। सॉल्व कर लो, यहाँ से सिग्मा बराबर आ जाएगा 2/1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। नेक्स्ट लाइन में सिग्मा बराबर 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखिएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दूसरा ऑप्शन है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, तीसरा ऑप्शन है अंडर रूट सिग्मा 1 सिग्मा 2, चौथा ऑप्शन है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन 4 सही होगा। 136 का जो है चौथा आपका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिक्स का है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। देखिएगा सवाल, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ें, सामने दिख रहा है, ठीक है। हम एक ही मीडियम में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आपको समझ में आएगा। दो समतल दर्पण M1 और M2 चित्रानुसार एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, 2 प्लेन मिरर्स हैं, इस तरीके से चित्रानुसार एक दूसरे पर जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। एक प्रकाश किरण क्षैतिज दर्पण M1 पर आपतित होती है और वो भी थीटा कोण पर आपतित हो रही। देखिए चित्र में थीटा के किस मान के लिए ऊर्ध्वाधर दर्पण से जो वर्टिकल मिरर है M2 से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका M1 मिरर है, ये मिरर M2 है, एक मिरर M1 है, दूसरा मिरर M2 है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ टकराएगी, इस तरीके से बच्चों जाएगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ज़रा ये बताओ, ये हॉरिजेंटल से ये 90 होगा कि नहीं होगा, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल से कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल देखिए यहाँ दिखा रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। आप देखो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है, और ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल जो है कितना होगा, थीटा, यहाँ पर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, कोण आई बराबर कोण आर, ये 90 माइनस थीटा। एक यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन खींचो जरा इस वाली रे के लिए, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहले जो रे जा रही थी हॉरिजेंटल से 90 डिग्री माइनस थीटा पर थी, और बाद में जब लौट रही है तो भी हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा बच्चों कुछ भी हो, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी अगर ये दोनों प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो, चाहे थीटा 10 अंश हो, चाहे 20 अंश हो, चाहे 30 अंश हो, चाहे 60 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, कोई भी एंगल हो। ये जाते समय जो रे ऑफ लाइट थी हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही थी, 90 डिग्री माइनस थीटा, और वापस लौटते समय बच्चों कितना बना रही थी, 90 माइनस थीटा। ये दोनों ही एंगल सेम है, ये दोनों पैरेलल ही बनी रहेंगी अगर ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, थीटा कुछ भी हो, कितने भी एंगल पर इंक्लाइन करो, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं बच्चों। इस तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ऑप्शन को पढ़िएगा, ऑप्शन देखो एंगल दिया गया है 60 अंश, दूसरा 30 अंश, तीसरा 45 अंश, चौथा ऑल ऑफ एबव, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4, इसका मतलब 137 का चौथा ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा सवाल है। एक जल पंप की क्षमता 2 किलोवाट है, पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट, मतलब यहाँ पावर गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह 1 मिनट में, टाइम 1 मिनट दिया गया मतलब 60 सेकंड, 10 मीटर ऊंचाई तक जल कितना उठा सकता है। लीटर में सब ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 2000 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 लीटर, तीसरा ऑप्शन 100 लीटर, चौथा ऑप्शन 1200 लीटर। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो फार्मूला लगाएंगे, पावर बराबर होता है W/T, ठीक है, और W बराबर होता है mgh,
अगर एच हाइट तक उठाएंगे तो mgh वर्क करना पड़ेगा, mgh अपॉन टी हो जाएगा। अब वैल्यू सब रख दो, m की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर m की वैल्यू गिवन नहीं है, p की वैल्यू गिवन है 2 किलोवाट, तो यहाँ 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, p की जगह रखोगे 2000, ठीक है। t का मान 60 सेकेंड, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2000 इंटू 60 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2000 बराबर m पता ही नहीं है, g का मान पता है 10, h का मान मालूम है कितना 10 मीटर ऊंचाई अपान t, 1 मिनट 60 सेकेंड हो जाएगा। चलो यहीं से कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कट करो जरा, कितना आएगा, यहाँ 0 से 0 कट दो तो 6 दूना 12, तो इसका मतलब m बराबर कितना, पानी कितना द्रव्यमान उठेगा, मतलब 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम इतना पानी बेटा उठा पाएगा वो, ठीक है। अगर आप बुद्धिमान हो तो डायरेक्ट आप 1200 लीटर टिक कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम में। अगर थोड़ा सा आपका ज्ञान नहीं है ना, तो क्या करोगे, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपान डेंसिटी। मास यहाँ पर बच्चों दिया गया है 1200 आ गया, डेंसिटी कितनी होती है, यहाँ पर डेंसिटी होती है 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से बच्चों कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ से 1200 गुणे 10 की घात -3 ऐसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1200 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन ये मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है, 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है, तो 10 की घात -3 मीटर क्यूब की जगह 1 लीटर कर दो, ये लीटर हो गया बेटा, तो कितना हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ 1200 लीटर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 138 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1200 लीटर। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिख रहा है, अ रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू, एक रिंग है, ठीक है, उसकी त्रिज्या r है, उस पर चार्ज q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस, उसकी परिधि पर एक समान वितरित है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r टू दैट एट अ डिस्टेंस r बाई √2 अलॉन्ग द एक्सिस। हिंदी मीडियम में लिखा है, आवेश q एक तार, एक त्रिज्या r के रिंग पर, ठीक है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। देखो हिंदी आगे पीछे दी गई होती, एग्जैक्ट हिंदी नहीं दी गई होती है। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का अनुपात अक्ष की दिशा में दूरी r, मतलब r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो है r बाई √2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों निकाल के उसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एक स्टेप देखिएगा। सबसे पहले जो है आपको देखना है फार्मूला क्या होता है, रिंग के एक्सिस पर, मान लो ये कोई आवेशित रिंग है, इस पर चार्ज q दिया गया है, q चार्ज दिया गया है, सेंटर से x दूरी पर, ये रेडियस मान लो r है इसकी, x दूरी पर अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला पहले नोट करो कि एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और q जो चार्ज दिया गया है इंटू x अपान होता है r² प्लस x² टू द पावर 3/2, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लो। अब क्या करना है कि एक बार x बराबर r लेना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है E1, और एक बार x बराबर क्या करना है r बाई √2 आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं, q से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे ना अनुपात, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल हमें इसी से मतलब है। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर x बराबर, अगर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना चाहें तो E1 बराबर, शुरुआत वाले छोड़ो, केवल x लो, x अपान r² प्लस x² टू द पावर 3/2, केवल इतना ले लो। यहाँ पर बच्चों x की जगह क्या रखोगे, r अपान, ये कितना होगा r² प्लस r², 2r² की पावर 3/2, 2r² की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 2r² की पावर 3/2 लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे, जो है x बराबर, ठीक है, r बाई √2 पर निकालो, x बराबर r बाई √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, E2 निकालो, तो कितना हो जाएगा r बाई √2 पूरे का पान r² प्लस
जब स्क्वायर करोगे बच्चों आर स्क्वायर अपान 2 की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो ये E2 जो है आगे जब सॉल्व करेंगे तो E2 बराबर आएगा, E2 बराबर अगला स्टेप आएगा r/√2 और नीचे आएगा 3r स्क्वायर अपान 2 की पावर 3/2 आएगा। अब क्या होगा, ये 2 की पावर 3/2 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 3r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से E2 जो निकलेगा, E2 आएगा r इंटू 2 की पावर 3/2। ठीक है, पूरे का अपान यहाँ से आएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम लोगों को E1 अपान E2 बताना है। E1 अपान E2, तो E1 अपान E2 देखिए, जब E1 को E2 से डिवाइड करोगे, E1 अपान E2, तो E1 अपान E2, E1 का मान है r अपान 2r स्क्वायर की पावर 3/2 अपान E2 करोगे तो ये बेटा ऊपर चला जाएगा 3r स्क्वायर की पावर 3/2 पूरे का पान r इंटू 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, फिर से यही उतार लो सेम स्टेप, फिर क्या हो जाएगा E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा, कितना आएगा 3/2, सॉल्व करने के बाद 3/2 की पावर 3/2 इंटू 1 अपान 2 की पावर 3/2। ठीक है, सॉल्विंग है थोड़ी सी, तो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3/2 पूरे का पान 2 की पावर 3/2 इंटू बच्चों 2 की पावर 3/2। तो कितना आएगा ऊपर 3 की पावर 3/2 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, पूरे का पान 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2, मतलब ये 1.5 है और ये 1.5 है, तो कितना होगा 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों क्या होता है 8, तो 3 और इसका मतलब √3 अपान 8, तो E1 अपान E2 कितना आ गया, E1 अपान E2 बराबर हो जाएगा 3√3 अपान 8। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है √3 अपान 8, दूसरा ऑप्शन है 3√3 अपान 8 और तीसरा ऑप्शन है 3√3 अपान 4√2, चौथा ऑप्शन है 2√2 अपान 3√2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल रहा है ना। चलो एक अगला सवाल देखते हैं, 140 नंबर सवाल 140 देखते हैं। 140 नंबर सवाल बच्चों है, यहाँ पर कह रहा है एक बैटरी में 2 एम्पियर की धारा ऋणात्मक से धनात्मक सिरों में प्रवाहित होने पर, एक बैटरी बनाओ पहले, या पहले क्वेश्चन ही को पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। एक बैटरी में 2 एम्पियर की धारा ऋणात्मक से धनात्मक सिरों में प्रवाहित होने पर विभवांतर 12 वोल्ट आता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न होता है। यदि 3 एम्पियर की धारा धनात्मक से ऋणात्मक जो है सिरों में प्रवाहित होती है तो विभवांतर 15 वोल्ट उत्पन्न होता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। इसका मतलब एक बार सेल डिस्चार्ज हो रहा है, एक बार सेल जो है चार्ज हो रहा है। यहाँ डायग्राम बनाते हैं, मान लो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है EMF मान लो E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और इस तरीके से जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब सेल डिस्चार्ज होता है, तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है, कितने वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर सवाल में दिया गया 12 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है E माइनस आई आर। ये फार्मूला लगाइए, V का मान कितना दिया गया 12, E माइनस आई 2 एम्पियर इंटू R, तो 12 बराबर E माइनस 2R हो जाएगा। इसके बाद जब वो चार्ज हो रहा है तो अब की बार V बराबर E प्लस आई आर लगा देंगे, तब क्या होगा 15 वोल्ट दिख रहा है सवाल में, यहाँ पर होगा E प्लस क्या हो जाएगा 3R, आई आर का मतलब 3R। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करोगे बच्चों तो क्या आएगा, माइनस करने के बाद ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 बराबर E प्लस 3R, और जो पहला इक्वेशन आया था 12 बराबर E माइनस
2r माइनस करो, माइनस माइनस प्लस 15 में से 12 घटा दो, कितना आएगा 3, ई से ही क्या हुआ कैंसिल, 3 2 कितना हुआ 5, 5r इज इक्वल टू 3, 5r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू कितना होगा 3/5.6। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 आ गया। अब कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे हमने लिखा था अभी 12 इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है, आई आर, तो आई की जगह 2 था, आर की जगह आ गया 0.6, तो हो जाएगा 12 बराबर ई माइनस 1.2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको पक्षांतर करो बच्चों, 12 प्लस 1.2 बराबर ई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 13.2 वोल्ट आ जाएगा, 13.2 वोल्ट, 13.2 वोल्ट आएगा आंसर इसका। तो देखिएगा पहला ऑप्शन 12.6 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 13.2 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 13.5 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 14 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 140 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन का बेटा आंसर ही गलत है, ठीक है, जैसा डायग्राम दिया गया उसका आंसर जो चारों ऑप्शन है चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये भी अगर कोई टिक करा रहा हो तो बेवकूफ़ बना रहा होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर हम डायग्राम ये चित्र दिया गया, सामने देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। दिए गए चित्र में 5 ओम प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम संबंधित है। बिंदुओं और एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो देखिएगा चित्र में यहाँ बना लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर देखो एक्स है, ये बच्चों 10 ओम है, यहाँ पर भी 10 ओम दिया गया है, ये बच्चों वाई है और ये आपका 10 ओम है, सारे 10 ओम है। चित्र को एक बार आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और जो बच्चे मान लो नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पर फॉलो करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 ये भी है और ये भी बेटा 10 है, और इस तरीके से कनेक्शन दिया गया। तो देखो यहाँ पर देखना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ पर ला के लगा दो ऐसे। तो बच्चों 10 और 10 का इक्विवेलेंट समांतर है ना, ये पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पर 10 और 10 पैरेलल है, तो 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 10 का 5 आ जाएगा, और ये 5 इस 5 के साथ बच्चों ये सीरीज बन जाएगा। ये 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 और 10 का ये क्या होगा, 15 10 का पैरेलल होगा। वास्तव में ये 15 10 और ये आपका 10, क्योंकि ये जो आपका 15 दिख रहा है, इस 15 को बच्चों ऐसे ला के जोड़ सकते हो, और ये जो 10 है इसको भी 10 को यहाँ ला के जोड़ सकते हो। तो 10 15 और 10 ये क्या है, पैरेलल में है। 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/10, ये कर लीजिए। 1/r इज इक्वल टू एलसीएम होगा बच्चों 30, तो ये कितना होगा 3 प्लस 2 प्लस 10 × 30, 3 2 5 3 8/30, 1/r बराबर हो जाएगा कितना 8/30, कितना होगा, यहाँ से 2 चौके 8 और ये कितना होगा 15, 4/15, 1/r बराबर 4/15, तो r बराबर कितना है बच्चों 15/4, ठीक है। यहाँ 15/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए 15/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है, लेकिन ध्यान रखना इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर दिया गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो दी गई लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं दिया गया, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पर EZ दिया गया है 100 cos 6 × 10⁸ प्लस 4x वोल्ट पर मीटर प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज। मतलब किसी माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही जिसका वैद्युत वेक्टर का समीकरण दिया गया है, माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया पहले इसको लिख लेते हैं, EZ बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t, ये ओमेगा है ध्यान रखना, प्लस 4x ये k है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही तो होता है ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ओमेगा बराबर 6 × 10⁸
के बराबर कितना है 4। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। v बराबर होता ओमेगा बाई के। तो तरंग का वेग, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है v बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा का मान दिया गया है 6 × 10⁸ के का मान 4 दिया गया है। कितना आ जाएगा, यहाँ पर उस मीडियम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग आएगा वो कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई के करने पर 1.5 × 10⁸। यहाँ जब करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v आ गया। अब देखना, आप लोगों को एक चीज़ पता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर होता है √μ0 × ε0। यही होता ना, ये होता है। अब अगर किसी मीडियम की बात किया जाए, वो भी इलेक्ट्रिक मीडियम की बात किया गया है, ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर दिए नहीं गया है, यहाँ पर c की जगह माध्यम की चाल v हो जाएगी = √μ0 ε0 की जगह क्या रखते हैं, ε0 × डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k रख देते हैं। ε0 की जगह क्या लिखते हैं, जब मीडियम की बात होती है तो ε0 × k हो जाता है। अब क्या करेंगे, इतना जो देख रहे हो इसको c कहते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में बटे √ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो v² बराबर क्या होगा, c²/k। तो k बराबर क्या हो जाएगा, c²/v²। k बराबर क्या हो जाएगा, c²/v² हो जाएगा। तो यहाँ से c² मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 × 10⁻16। 9 × 10⁻16 हो जाएगा जब c² करेंगे अपान v² कितना होगा 1.5 × 1.5 × 10⁻16। ये कैंसिल हुआ बच्चों, और यहाँ से ये पॉइंट जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 × 90, ये हो जाएगा 6/1.5, ये कट जाएगा 15 × 4 = 60। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ऑप्शन को देखिएगा आप लोग। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 3.5, चौथा ऑप्शन है 4। इसका मतलब 142 नंबर का ऑप्शन 4 सही होगा। और क्या आएगा, 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के भी आंसर में भी करेक्शन है, जो आंसर दिया गया है गलत दिया गया है। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप इज मेड अप ऑफ वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। अ करंट I enters through one of the vertices of triangle and exits from other vertices of triangle of side A as shown in figure. The magnitude of magnetic field at the center of equilateral triangle loop is बताना है। तो देखो, यहाँ पर चित्र को हम बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके का सवाल ICAR में भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है फाइनाइट लंबाई का, और यहाँ से स्मॉल r दूरी पर अगर ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये जो सिरे हैं फाइनाइट लंबाई है, तो ये सिरे पता होंगे। ये एंगल मान लो अल्फ़ा है और ये एंगल मान लो बीटा है। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π। ठीक है, I/r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, और ब्रैकेट में होता साइन अल्फ़ा प्लस होता साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर I करंट इंटर कर रही है और इधर से I करंट निकल रही है। ठीक है, जब ये I यहाँ से जा रही है, इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस सेम है, तो सब में सेम करंट जाएगी। यहाँ से I आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जंक्शन ला लगाएंगे, यहाँ पर I/2 करंट जाएगी, यहाँ पर I/2 करंट जाएगी, और वही I/2 यहाँ से आकर के I/2 यहाँ पर, और I/2 मिल करके फिर से I हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से मान लो B1 है, तो B1 बच्चों जो भी आएगा वो क्रॉस
जो है आपका डॉट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? अपवर्ड। सेंटर की अगर बात करें, अगर इस वाले वायर की वजह से हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो जो भी निकलेगा उसकी दिशा क्या होगी? आउटवर्ड होगी। और इस वाले को देखना, इस वाले को, इसकी वजह से जो होगी, इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2 है, तो B2 निकालेंगे तो जो भी डायरेक्शन यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। तो बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल हो गया कि नहीं? कैंसिल हो गया। अब केवल एक ही वायर तो बचा है, एक वायर बचा है, और ये वायर में करंट कितनी है? I/2। इसको ज़रा यहाँ से मिला दो बच्चों, सिरों को मिला दो, तो टोटल वैसे कोण 360 अंश होता तो 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 60 अंश, ये भी 60 अंश, अल्फ़ा बीटा 60 अंश हो जाएगा। तो देखो, इसको डायग्राम ऐसे बना दें थोड़ा सा समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे ये है ना, और ये सेंटर है, एक ही वायर का हमको निकालना, दो का तो जीरो हो गया, है ना। यहाँ पर I/2, और ये कितना हुआ? ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, और ये पूरा A था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बच्चों A/2 हो जाएगा, ये 60 अंश हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक x मान लो, ये वाली डिस्टेंस x मान लो, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर होगा tan 60 लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? A/2, आधार कितना है? x। तो x निकालो ज़रा, A/2 tan 60 होगा, tan 60 कितना होता? √3, तो 2√3। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? x की जगह A/2√3। अब ज़रा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाओ, क्या होता? μ0/4 पाई I/r। I की जगह क्या रखोगे बेटो? A/2 अपान x साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, साइन 60 प्लस साइन 60 कितना होगा? 2 साइन 60, 2 साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? b बराबर μ0/4 पाई I/2x, x का मान A/2√3, ठीक है। और इसके बाद साइन 60 प्लस साइन 60, 2 साइन 60, 2 साइन 60 लिख लो, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 60 जो होता है ये √3/2 होता है, और ये √3 ऊपर और चला जाएगा, ठीक है। तो √3/2 जब यहाँ लिखोगे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा I/A, I/A तो रहेगा, और √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी तो सब कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3। तो μ0/4 पाई, जो रियल आंसर आएगा इसका, b बराबर μ0/4 पाई 3I/A, ये आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, ठीक है। बट ये पेपर कैंसिल हो गया था, इसलिए आगे कोई चर्चा नहीं की गई थी इन प्रश्नों पर, ठीक है। यहाँ पर अगर यही सवाल ऐसे होता, यहाँ I करंट होती, ये I करंट होती, ये I करंट होती, अगर ऐसा होता तो इसका आंसर यही सेम क्वेश्चन का जो आंसर निकलता, वो आपका आता, एक की वजह से निकाल लेते, दूसरी की वजह से निकाल लेते, तीसरी की वजह से निकाल लेते, तीनों को जोड़ देते, तीनों को जब जोड़ते तो सेंटर पे कितना आता आंसर? इसको हल करने के बाद 9μ0I/2 पाई A, तब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाता। वैसे जो ये क्वेश्चन बना रहा होगा जो भी, है ना, जो एग्जामिनर रहे होंगे, एक्चुअल में सवाल ये था, है ना, ये सवाल होता तो इसका सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन को बदल दिया, और ऑप्शन को नहीं बदला। क्वेश्चन ये था और क्वेश्चन को बदलना चाह रहे थे, क्योंकि ये कुमार मित्तल की किताब में, नूतन में बुक में है, आप एग्जाम्पल देखिएगा वहाँ पर ये दिया गया है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिया गया, तो उसी किताब से बन रहा था पेपर। अब ये पेपर उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की और ऑप्शन को चेंज नहीं किया, है ना, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग जो हमने पहले बता दिया वही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ध्यान रखना। 143 में। इसके बाद क्वेश्चन 144, 144 नंबर सवाल देखिएगा। अ बीम ऑफ, क्वेश्चन देखिए सामने दिख रहा, अ बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलराइड्स, ठीक है, 5 पोलराइड्स हैं, विच आर अरेंज इन सक्सेशन सच दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलराइड इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द
preceding one, the fraction of incident light intensity that passes through the system is। 5 पोलेराइट के एक निकाय पर एक प्राकृतिक प्रकाश आपतित है जो एक के बाद एक निर्धारित है। हिंदी मीडियम पढ़ने से तो समझ में ही नहीं आता। जो बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग करने आते हैं हमारे यहाँ, वो हिंदी मीडियम के चक्कर में डिस्टर्ब रहते हैं, हिंदी पढ़ाया जाए हिंदी पढ़ाया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जो है हिंदी पढ़ने से कहीं सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जब तक आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते हो तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ऑल इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम होता ना, वो थोड़ा सा घुमावदार होता, आप देख रहे होंगे। इसमें से ये अगर ये पहली बार पेपर मान लो ये वैलिड हो जाता तो क्या होता, हमें नहीं लगता है कि 5 क्वेश्चन से ऊपर कोई कर पाता, कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता। जो दूसरी बार पेपर हुआ वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो पहली बार पेपर लिया गया था काफ़ी टिपिकल था। ठीक है, कैंसिल भी हो गया था किसी कारण, बस पेपर ऊपर आउट हो गया था कहीं कहीं। इस चक्कर में जो भी स्थिति रही हो तो इसको कैंसिल भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 5 पोलेराइड हैं, 5 पोलेराइड, 1 2 3 4 5 5 पोलराइड्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर अगर ऑर्डिनरी लाइट हम ले लें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का सवाल है, प्रकाश का ध्रुवण, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट ले लिया जाए तो बच्चों जब ये ऑर्डिनरी लाइट यहाँ से पास करती ना, तो यहाँ जो निकलती है ना वो कितनी निकलती है, आई नॉट बाई 2, आधी हो जाती है। यहाँ जो निकलती है वो आई नॉट बाई 2 हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, अब समझ लो इंसिडेंट हो रही है इन चारों पर, 1 2 3 4, इसका खेल खत्म। यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट को साधारण नेचुरल लाइट यहाँ लिखा हुआ है, अ बीम ऑफ नेचुरल लाइट, मतलब प्राकृतिक प्रकाश है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट की अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो अगर किसी पोलराइट से पास कराएंगे, कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराएंगे, जो बाहर निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, आई नॉट बाई 2। ये यूपी कैटेट में पूछा जाता है, एक ही लाइन आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, यूपी कैटेट का सवाल बन गया। अब आगे बेटा 4 पोलराइड हैं, उनको क्या कहा जा रहा है, 1 बाई 1, एक एक को, पहले वाले को पहले 60 डिग्री से जो है घुमाया गया। तो जब इसको 60 डिग्री से घुमाया गया 60 डिग्री से, तो क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री से जब इसको घुमाया जाएगा तो यहाँ पर जो बाहर निकलने वाली लाइट होगी माइनस लॉ से, मान लो I1 क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, फिर ये जो निकलेगा यहाँ से I1, जो I1 निकलेगा मतलब आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 जो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, वो फिर से यहाँ पर इंसिडेंट होगा, फिर से 60 डिग्री घुमा दिया जाएगा, फिर ये आई नॉट का काम करेगा। फिर क्या होगा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 60। फिर आगे क्या होगा, फिर वही इंटर करेगा, फिर आगे जब निकलेगा तो आई नॉट का काम करेगा, फिर कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा, फिर आगे क्या होगा, फिर कॉस स्क्वायर 60 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 कितनी बार आएगा, एक बार बच्चों यहाँ आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो कॉस स्क्वायर 60 4 बार आएगा। तो इमरजेंट लाइट जो बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जो निकलेगी मान लो आई डैश बराबर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 की पावर 4 बच्चों 4 बार आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब 1 बाई यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 1 बाई 4, और 1 बाई 4 की पावर 4, 1 बाई 4 की पावर 4, तो 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 करो इंटू 2 करो तो आएगा 512। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आई डैश बराबर आई नॉट बटे 512, कितना आएगा, 512 आ जाएगा यहाँ से। तो फ्रैक्शन पूछा गया, आई डैश अपान आई नॉट पूछा गया है, तो आई डैश अपान आई नॉट, आई डैश अपान आई नॉट कुल इंटेंसिटी का कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, 1 अपान 512। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा। एक LCR सर्किट दी गई है, एक LCR परिपथ दिया गया है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिया गया है इसको ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर संधारित्र दिया गया, ये रेजिस्टेंस दिया गया, ये इंडक्टर दिया गया, इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दो खींच करके। ठीक है, यहाँ पर ये
AC सर्किट, ये आपका C है, ये R है, ये आपका L है। यहाँ पर XC दिया गया, R दिया गया और XL दिया गया है। तो हमको क्या बताना, पावर फैक्टर। क्या बताना सवाल में, देखिए पावर फैक्टर हमको ज्ञात करना है कि पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर होता क्या है, cos फाई बराबर कितना होता, R/Z होता ना। तो पहले तो R आप निकालो, सॉरी Z निकालो। Z बराबर क्या होगा, √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। पहले इम्पीडेंस निकाल लीजिए Z बराबर होगा, Z बराबर हो जाएगा बच्चों √R² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL कितना है 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 कितना होगा 60 का स्क्वायर। ये कितना होगा √40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 प्लस 3600, 1600 प्लस 3600, ठीक है। तो ये जो 100 यहाँ पर बाहर करेंगे तो ये 10 बाहर आएगा और 36 प्लस 16 कितना होगा √52 आएगा बच्चों। अब cos फाई बराबर R/Z लगाइए, पावर फैक्टर मतलब cos फाई। R का मान 40 है और यहाँ पर देखिए R दिया गया 40 ओम और Z का मान आया 10 √52, 10 चौक 40, 4 बटे बच्चों √52 आया है। 52 को 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आएगा 4/4 का वर्गमूल 2, √13 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बटे √13। cos फाई बराबर 2 बटे √13 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √13 ऊपर आएगा, √13 का मान 3.6 होता है, अपान 13 होगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग बच्चों आएगा 0.55 आएगा और इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा 0.6 आएगा आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर सवाल देखिएगा 146। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर हैविंग AC करंट गेन, यहाँ पर बच्चों करंट गेन दिया गया है, करंट गेन यहाँ पर दिया गया है 50, करंट गेन दिया गया 50, ठीक है। इज यूज्ड टू मेक एन एम्पलीफायर ऑफ पावर गेन दिया गया 300। व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। इस तरीके का क्वेश्चन ICR में भी आता है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। एक NPN ट्रांजिस्टर जिसका AC धारा गेन 50 और जो है शक्ति गेन 300, तो बताना है विभव गेन क्या होगा। तो बच्चों P बराबर क्या होता, V इंटू I होता ना। तो पावर गेन बराबर हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, P बराबर VI। पावर गेन कितना दिया गया 300 और वोल्टेज गेन हमको पता करना है, करंट गेन कितना दिया गया 50, यहाँ से 50 ये 6 आ जाएगा, तो वोल्टेज गेन कितना आएगा 6। इसका मतलब 146 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 147 नंबर सवाल देखिएगा। द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ गेट्स इज इक्विवेलेंट टू, दिए गए गेट का नेटवर्क किस गेट के समतुल्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये गेट दिया गया है, नॉर गेट है, ये नॉर गेट है और दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया गया। यहाँ पर A बार मिलेगा और दूसरा भी एक नॉर गेट दिया गया है, इसके भी दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया, यहाँ पर B इनपुट किया गया, तो यहाँ पर बच्चों B बार मिल जाएगा। अब फिर से ये दोनों को नॉर गेट से पास करा दिया गया, इसका काम प्लस करना, ये नॉट गेट का काम बार लगाना। तो क्या होगा A बार प्लस B बार का होल बार। अंदर में बच्चों डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, A बार प्लस B बार होता है A इंटू B का होल बार और ऊपर एक बार लगा ही है, तो डबल बार का मतलब बार गायब हो जाता है। ये कितना आएगा A इंटू बी। A इंटू बी किसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, AND गेट का, और AND गेट का जो सिंबल होता है बच्चों ये AND गेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो AND गेट ये होता है और OR गेट ये होता है और नॉट गेट इस तरीके से होता है। तो AND गेट होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कुमार मित्तल से बुक से रखा गया है। ज़्यादातर BHU में 4 से 5 क्वेश्चन जो नूतन भौतिकी से आता है, उसी किताब को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीछे जो क्वेश्चन आए हैं IIT और उसके क्वेश्चन हैं एडवांस और मेंस के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर याद करके जाइएगा, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। जो बच्चे जो है BHU जो है BSc
मैथ्स ऑनर्स के लिए कर रहे हैं वो जरूर कुमार मित्तल में जो आईआईटी में आए हुए प्रश्न हैं उनको जरूर रिवाइज करके जाएंगे, सीधे सीधे आंसर याद करके जाएंगे, ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क फॉर द कैपेसिटर इज 2 फैरड। यहाँ पर एक जो है नेटवर्क दिया गया बच्चों, देखिएगा ध्यान से, दिए गए नेटवर्क के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच जब सी बराबर 2 फैरड हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये इन्फिनिटी तक लैडर नेटवर्क है, इसको लैडर नेटवर्क कहते हैं। ए है, यहाँ पर 2 फैरड बच्चों दिया गया है, और यहाँ पर भी ये देखो 2 फैरड दिया गया है। और अगर जो है यहाँ पर ये दिख रहा जो आपको ये 2 फैरड, अगर यहाँ से छुपा लें, इतने भाग को छुपा लें, फिर वैसे इनफाइनाइट तक जाएगा, सेम रिपीट हो रहा है। तो इतना बच्चों जो है क्या करो, ये जो इधर वाला था है, इसके बाद इन पूरे का इक्विवेलेंट मान लो सी है, इन पूरे का इक्विवेलेंट क्या मान लो सी, ठीक है। जो इक्विवेलेंट इधर वाला जो है, इतना शुरुआत वाले को छोड़कर बाकी जो पीछे वाले हैं उनका तुल्य मान लो सी है। जो ये सी आएगा वही पूरे नेटवर्क का सी होगा। तो क्या होगा, ये सी और ये 2 बच्चों किस में है, समांतर में या पैरेलल में है। देखिएगा यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो C और 2 ये इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 + C, और 2 + C बच्चों, और 2 और 2 ये सब सीरीज हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सीरीज। तो 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, देखो 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ देखो 2 है ही है, और ये आपका C था, हमने मान लिया था, ये पूरा कितना था, 2 + C, ठीक है। तो 1/C बराबर कितना होगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 + C, 1/2 + C। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/C बराबर 1/2 + 1/2 + 1/2 + C, एलसीएम ले लीजिए, 1/C बराबर, या ऐसा करो यहाँ पर आधा और आधा कितना होगा, 1 डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर 1/C बराबर हो जाएगा 1 + 1/2 + C, ठीक है। इसको इधर ले आइए, 1/C - 1/2 + C बराबर 1, ठीक है। अब एलसीएम लो, 1/C - 1/2 + C बराबर 1, एलसीएम C × 2 + C बराबर 1, 2 + C - C कट जाएगा, 2/C × 2 + C, 2/C × 2 + C बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बराबर यहाँ कितना होगा, 2C + C², पक्षांतर कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, C² + 2C - 2 बराबर 0, C² + 2C - 2 बराबर 0। श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ बच्चों, तो C बराबर होगा -B -2 ± √B² - 4AC, तो 4 -4AC माइनस यहाँ C की जगह माइनस है, प्लस 4 दूना 8/2A, 2 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2 हो जाएगा, नहीं 2√3 हो जाएगा, 2√3, यहाँ पर 4 3 12, 2√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C बराबर होगा -2 ± 2√3 अपान कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर अगर निगेटिव साइन लेते हैं कैपेसिटेंस निगेटिव हो जाएगा, कैपेसिटेंस निगेटिव होता नहीं, केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर करो। तो C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3 माइनस यहाँ 1 बचेगा, √3 - 1 फैरड, √3 - 1 फैरड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, √3 - 1 फैरड आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 149 नंबर सवाल देखिएगा, एक कण 200 साइकिल पर सेकेंड, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 साइकिल पर सेकेंड। एक कण 200 साइकिल पर सेकेंड की आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम मिड पॉइंट टू x बराबर a/2 हाफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो है एक कण SHM कर रहा है, ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी n दिया गया है, यहाँ पर 200 साइकिल पर सेकेंड मतलब हर्ट्स। यहाँ पर बच्चों टाइम पीरियड पहले निकालो, t बराबर कितना 1/20, 1/20 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब 1/20 सेकेंड का मतलब क्या होगा, 0.05 सेकेंड टाइम पीरियड हो जाएगा, 0.0 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा 200 दिया गया, 200 साइकिल है तो ठीक है, यहाँ तो 200 रख दो, तो 0.00 ये हो जाएगा, 0.005
20 हर्ट्स नहीं है, 200 हर्ट्स है। तो अब यहाँ 200 हर्ट्स देख रहे हैं, तो इससे हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, अगर कोई भी पार्टिकल SHM कर रहा है, x बराबर 0 से x इक्वल टू a तक जाने में उसको टाइम जो लगता है, याद रखिएगा t/4 लगता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, अगर ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a/2 है, आधे तक, आयाम के आधे तक जाने में जो टाइम लगता है t/12 लगता है, ध्यान रखिएगा। और अगर x बराबर a/2 से x इक्वल टू a तक पूछा जाए, तो यहाँ तक का जो टाइम लगता है t/6 लगता है। तो अगर x इक्वल टू a से x इक्वल टू a/2 तक पूछ रहा है, x इक्वल टू यहाँ पर अगर मिड पॉइंट से x इक्वल टू a तक, क्या लिखा है यहाँ पर, मध्य बिंदु से x बराबर a/2 तक चलने में लगा समय होगा। मध्य बिंदु का मतलब होगा ये बीचों बीच, यही मध्य बिंदु हो जाएगा। बीचों बीच जो पूरा SHM यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इधर भी होगा, तो मध्य बिंदु मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में लगा समय हमको बताना है, ठीक है। मध्य बिंदु का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई भी कार्य मीन पोजीशन है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, तो मध्य बिंदु तो यही होता ना। यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मिड पॉइंट है, x बराबर 0 है और x इक्वल टू ये a है। बच्चों x इक्वल टू 0 से मध्य बिंदु से x इक्वल टू a/2 तक जाने में टाइम कितना लगता है, t/12 लगेगा। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, t बराबर t/12 कर दो, और t/12, t का मान कितना है 1/200 इंटू कितना होगा 12, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आएगा आंसर, जो फाइनल आएगा 4.17 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा, 4.17 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, सॉरी 10⁻⁻4 आएगा यहाँ पर, 4.17 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, 3 अल्फा कण और 5 बीटा कण उत्सर्जित करता है। A radioactive nucleus emits 3 alpha particles and 5 beta particles. The ratio of number of neutron to proton in that product will be, मतलब उत्पाद नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लो बच्चों कोई न्यूक्लियस है, मान लो X, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका एटॉमिक वेट A है। अगर ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता तो इसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, इसमें 4 की कमी होती है। अगर यहाँ पर 3 अल्फा कण इमिट करेगा तो 3 दूना 6, यहाँ पर मान लो Y में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर 6 की कमी हो जाएगी, Z-6, और यहाँ पर कितना होगा 4 दूना 8, यहाँ पर A-8 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा। अब क्या कह रहा, 5 बीटा कण, एक बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो एटॉमिक वेट तो नहीं बदलता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो चाहे यहाँ पर जितने बीटा कण इमिट हो, ये चीज़ तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन यहाँ वाली चीज़ बच्चों बदल जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बीटा पार्टिकल अगर इमिट होता तो 1 प्लस यहाँ पर करते, लेकिन 5 बीटा कण इमिट हो रहा, तो इसका मतलब है, यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं, ये जो y है ये आपका Z-6 और यहाँ A-8। अगर यहाँ पर 5 बीटा कण इमिट होगा तो मान लो ये P में कन्वर्ट हुआ, कोई दूसरा न्यूक्लियस आ गया, तो यहाँ पर अगर 1 इमिट होता तो यहाँ +1 करते, यहाँ +1 करते, लेकिन अब जो है 5 है तो +5 करेंगे, तो Z-6 + 5 कितना होगा, Z-1 हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा A-8, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि जो हमको फाइनल न्यूक्लियस मिल रहा है, P, क्या मिल रहा है, Z-1, और क्या मिल रहा है, A-3 अल्फा कण, सॉरी यहाँ पर 3 अल्फा कण है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 चौक 12, 3 अल्फा पार्टिकल, यहाँ 12 हो जाएगा, A-8 नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, तो यहाँ 12 लिख लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, ये जो है X था, है ना, ये X था, यहाँ पर Z और ये A, कितना अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा कण, तो ये क्या होगा, 2 की कमी 1 से होता है, यहाँ 4 की कमी होता है, तो ये Y में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर Z-6, और यहाँ 4 की कमी होती है 1 से, तो 4 तो यहाँ 12 की कमी हो जाएगी, A-12 हो जाएगा, ध्यान रखना, A-12, ये मिस्टेक हो रहा था। अब जो है क्या मिला हमको, यहाँ पर Z-6 और A-12, और कितना बीटा कण इमिट हो रहा है, इसके बाद 5 बीटा इमिट हो रहा। तो यहाँ पर बच्चों 1 बीटा होता तो 1 प्लस करते, 5 बीटा तो 5 प्लस कर दो, P में कन्वर्ट हो गया तो कितना हुआ, Z-1 हो जाएगा, और ये तो वैसे बना रहेगा A-12,
A-12। तो फाइनल जो न्यूक्लियस मिला उसको नोट कर लेते हैं। फाइनल न्यूक्लियस कितना है, ये आपका Z-1 है और यहाँ पर A-12 है, ठीक है। अब बाद में हमें किसका किसका रेशियो बताना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो A-12 - Z+1, तो कितना हो जाएगा A-Z और क्या हो जाएगा -11। और प्रोटॉन कितना है, ये जो परमाणु क्रमांक होता है Z-1, ठीक है। तो A-Z-11/Z-1 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को जो सबसे पहले 2017 में BHU BSc AG का पेपर हुआ था उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है। एररलेस हमने जो है आपको सोल्यूशन दिया है, इसमें जो भी करेक्शन था वो करेक्शन भी हमने आप लोगों को करा दिया है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारे, हमें लगता है कोई भी परफेक्ट अभी कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया होगा, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी जितने भी तैयारी कर रहे हैं BHU की, वो अभी कोई भी इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाए होंगे, केवल आंसर ही टिक किए होंगे, जिससे सभी लोगों के पास ये सोल्यूशन पहुंच जाए और ये भी पता चल जाए कि कानपुर में कौन सी ऐसी कोचिंग है जो BHU पैटर्न पर जो है पढ़ाई कराती है, ठीक है बच्चों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो इसके बाद कैंसिल होने के बाद जो दूसरा 2017 का पेपर था वो दूसरा पेपर मैं ढूंढूंगा। अगर हमको 2017 का दूसरा पेपर मिलता है तो वो भी सॉल्व करके जो है हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेटा जो है आप सभी लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।